भीष्म को क्षमा नहीं किया गया करके भीष्म के बारे में, जैसे यहाँ पर शीर्षक में ही है, मतलब टाइटल में ही है, भीष्म के बारे में वहां लिखते जाते हैं। किस तरह आजकल एडवर्टाइजमेंट में जो भी लड़कियों को दिखाते हैं या फिर दर्शाते हैं या फिर कैसे प्रोडक्ट सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देते हैं। तो ऐसे में प्रमुख रूप से पत्र के दो ही भाग हैं। कौन सा है? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए की हिंदी पाठ्यक्रम की जो परिचय है वहां देखेंगे। मतलब यह एक परिचय कक्षा है। देखिए, आप लोगों के लिए इस बार जो पत्र है वह है क्या है? हिंदी निबंध साहित्य और कार्यालयी हिंदी। मतलब ये आपके पेपर का नाम है। आप लोगों को जो भी इस बार बीसीए में हिंदी सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या आप लोगों के यहाँ पर पेपर का नाम क्या है? यहाँ पर हिंदी निबंध साहित्य और कार्यालयी हिंदी है। तो चलिए इसके अंतर्गत एक एक करके जो है क्या है अभी डिटेल में हम देखते जाएंगे। देखिए, पहला है यहाँ पर आपको क्या है? निबंध विचार रचना करके विनोद तिवारी जी की यह पाठ्य पुस्तक है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यही जो पाठ्य पुस्तक है आप लोगों के लिए है। तो ये क्या है? यहाँ पर निबंध विचार रचना करके, मतलब इसमें कुल 12 निबंध जो है आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम पहला, यहाँ पर यूनिट 1 के अंतर्गत आप लोगों को क्या है? यूनिट 1 के अंतर्गत आप लोगों को हिंदी निबंध साहित्य का विकास क्रम है। शायद ये प्रारंभ में ही मैंने यहाँ पर आपको बताया कि निबंध साहित्य करके आपके पेपर का नाम है, निबंध साहित्य और कार्यालयी हिंदी करके। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर? हिंदी निबंध साहित्य का विकास यात्रा, मतलब हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब हुआ, उसकी विकास यात्रा कैसे रही जो है, इसके बारे में जो है आप यहाँ पर परिचय जो है करेंगे। मतलब हिंदी निबंध की पूर्ण रूप से विकास यात्रा किस तरह रही, इसके बारे में आप जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, अभी यूनिट 2 के अंतर्गत, मतलब यहाँ पर यूनिट 2 में क्या है आप लोगों को? निबंध विचार रचना। जो मैंने पहले यहाँ पर आपको किताब जो है यहाँ पर दिखाई, तो वही किताब है विनोद तिवारी जी की। उसमें प्रथम से 1 से 6 तक का अध्ययन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। मतलब प्रथम से मतलब 1 2 3 4 5 6 जो यहाँ पर स्टार्टिंग के निबंध है वो आपको यूनिट 2 के अंतर्गत जो है आएगा। वही नेक्स्ट देखिए यूनिट 3 के अंतर्गत, यूनिट 3 के अंतर्गत वही पुस्तक से, उसी पुस्तक से जो है यहाँ पर आगे के मतलब 7 से 12 तक का अध्ययन यहाँ पर आपको करना है। मतलब 7 8 9 10 11 12 ये जो निबंध है उसका अध्ययन जो है आपको यूनिट 3 के अंतर्गत करना पड़ेगा। तो चलिए अभी आगे जो है एक एक करके कुल, मतलब उस पुस्तक में जो भी कुल 12 यहाँ पर निबंध है वहाँ कौन कौन से है और उसको किसने जो है यहाँ पर रचा है, इसका परिचय जो है यहाँ पर हम संक्षिप्त में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम है और लेखक कौन है वहां भी दिया गया है। तो पहला निबंध है आप लोगों को जीवन सार। देखिए जीवन सार यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की यहाँ पर आत्मकथा है, तो उसे वह निबंध के रूप में लिखते हैं। मतलब एकमात्र उपलब्ध जो है यहाँ पर उनकी आत्मकथा, मतलब उनके जीवन के बारे में उपलब्ध एकमात्र सामग्री या फिर लेख क्या है? यहाँ पर जीवन सार है, जो खुद यहाँ पर प्रेमचंद जी जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर आप प्रेमचंद जी की जीवन के बारे में, उनका बचपन और उनकी पढ़ाई के प्रति कितना प्रेम था, मोह था, उसके बावजूद कितने कष्ट से जो है वहाँ पढ़ाई जो है करता है, फिर बाद में उनका जीवन भी जो है कितने कष्टों से होकर गुजरा, और उसके साथ साथ कैसे जो है यहाँ पर वहाँ काम जो है करते हैं। फिर बाद में साहित्यिक क्षेत्र में कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख जो यहाँ पर रचना जो है वहाँ लिखते हैं, फिर कैसे वहाँ पर जो है क्या क्या लिखते जाते हैं, कैसे होता है उनके जीवन से भी आगे कैसे चलता है, तो इस सब के बारे में क्या है जीवन सार में देख सकते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है क्रोध। तो क्रोध जो है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी की यहाँ पर निबंध है। इसमें क्या है? क्रोध के बारे में देखिए यहाँ पर क्रोध भाव जो है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। मतलब मनुष्य में एक सहज भाव या फिर सहज गुण ही क्रोध होता है। लेखक इसमें बहुत अच्छे से लिखते जाते हैं। जब एक बच्चा जो है पैदा होता है तब से जो है यहाँ पर मतलब तब भी जो है वह रोता है, मगर वह क्रोध से नहीं है ना, वहां पर उसे क्या है यहाँ पर उस क्रोध में या फिर उस रोने में जो है क्रोध का भाव नहीं रहता। बाद में जो है यहाँ पर कैसे जो है अगर जब वो अपनी माँ को पहचानने लगेगा, जब वह बच्चा माँ को पहचानने लगेगा, फिर उसके बाद कैसे जो है समय पर अगर क्या है उसको दूध नहीं मिला तो कैसे यहाँ पर
रोना जो है शुरू करता है और उस रोने के पीछे किस तरह पर क्रोध का भाव भी छुपा रहता है। मतलब क्रोध कहीं ना कहीं दुख से प्रेरित होता है। क्रोध कहीं ना कहीं दुख से प्रेरित होता है करके यहाँ पर लेखक लिखते हैं। क्रोध की क्या है बहुत सारे जो रूप है उसके बारे में भी लिखते हैं। अगर क्रोध किस तरह क्या है वैसे ही अगर बढ़ता गया तो या फिर ज्यादा समय से क्रोध रहा तो कैसे वह नफरत में बदल सकता है, कैसे वह दुश्मनी में बदल सकता है, उस सभी भावों के बारे में अच्छे से लिखते हैं। एक तरफ वह कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि क्रोध कब करता है एक मनुष्य, जब वह दुख से पीड़ित होता है। मतलब अपने आप की रक्षा के लिए, चाहे अपनी आत्म रक्षा के लिए हो या फिर क्या है यहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए हो, यहाँ पर कभी कभार क्रोध बहुत ही जरूरी होता है। या फिर दूसरों के मुश्किलों के समय में उनको मदद करने के लिए भी जो है क्रोध किस तरह यहाँ पर काम में आएगा। तो ऐसे में क्या है क्रोध भाव जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है रहना बहुत ही जरूरी है करके भी कहते हैं। वही आगे कैसे अगर वह क्रोध जो है कैसे लोगों को मुश्किल में डाल सकता है, या फिर उसी समय में मतलब अगर उसी समय में क्रोध की पूर्ति नहीं हुई, मतलब कैसे गुस्सा जो है मन का अगर रहता है ना वो निकल नहीं गया तो वह रहते रहते मन में ही कैसे वह नफरत में बदल जाएगा, फिर क्या यहाँ पर हानि पहुंच सकती है। तो इस सब के बारे में बहुत अच्छे से लिखते जाते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर तीसरा है भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए भीष्म को क्षमा नहीं किया गया करके भीष्म के बारे में, जैसे यहाँ पर शीर्षक में ही है मतलब टाइटल में ही है, भीष्म के बारे में वहां लिखते जाते हैं। मतलब यहाँ आत्मव्यंजक शैली में है। भीष्म के ऊपर क्या है पर आत्मव्यंजक शैली में उनके लिए भीष्म जो है कैसे दिखते हैं, क्या है उसके बारे में, क्यों उन्हें क्षमा नहीं किया गया करके यहाँ पर लिखा गया है। या तो भीष्म को क्यों क्षमा नहीं किया गया, या फिर क्या है महाभारत के एक महारथी जो भीष्म है, जो गंगा पुत्र है, तो ऐसे में उन्हें क्यों यहाँ पर अवतार पुरुष नहीं माना गया, जो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही विचारवान, बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्हें क्यों यहाँ पर क्षमा नहीं किया गया करके यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखते जाते हैं। नेक्स्ट बुढ़ापा। देखिए पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी ने इसे लिखा है, इसमें बुढ़ापे के बारे में लिखा है, जैसे शीर्षक में ही है बुढ़ापा। देखिए हर एक मनुष्य क्या है एक ना एक दिन तो बूढ़ा होता ही है ना। अगर उसकी जिंदगी में मतलब एक मनुष्य का सफर ही किस तरह रहता है, बच्चे से लेकर जो है वहां बाद में बचपन, फिर बाद में लड़कपन, फिर उसके बाद क्या है जवानी, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर उसके बाद बुढ़ापा। तो कैसे जो है वहां बूढ़ा जो है पर एक व्यक्ति जो है अपने घर के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए कैसे जो है वो मतलब बुढ़ापा आने तक का क्या करता है, वो अपनी युवावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में अपनी क्या है घर और गृहस्थी के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए तो वहां काम करता ही रहता है ना। तो ऐसे में बाद में जब वहां बूढ़ा हो जाता है तो उसके प्रति कैसा व्यवहार जो है घर के लोगों का रहता है, फिर बच्चों का रहता है, और कैसे कैसे भाव जो है उनमें उत्पन्न होते हैं। मतलब बुढ़ापा मतलब भी यहाँ पर क्या है मृत्यु है क्या, ऐसे जो है यहाँ पर भाव जो है बताते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चीनी फेरी वाला महादेवी वर्मा जी की यह लेख जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध भी है। तो इसमें क्या है किस तरह यहाँ पर चीनी फेरी वाला मतलब क्या है पर चीना से कपड़े बेचने के लिए एक व्यक्ति आता है, और कैसे अचानक से क्या है एक दिन ऐसे ही उनके घर के पास भी जो है कपड़े बेचने के लिए आता है। वहां पर किस तरह क्या है उनका परिचय जो है होता है, मतलब महादेवी वर्मा लेखिका से उनका परिचय होता है। फिर बाद में कैसे उन दोनों में एक भाई बहन का रिश्ता जो है बनता है, वह चीना का व्यक्ति है, और महादेवी वर्मा जी जो है पर उन दोनों के बीच में एक भाई बहन की रिश्ता जो है पर बढ़ता है, और वो बात बात जो है क्या करता था यहाँ पर आकर कपड़े जो है बेचता था। तो इसी बीच क्या है उसकी जो पर्सनल स्टोरी है चीनी फेरी वाला जो है उसकी एक जीवन की जो गाथा है उसे कैसे वहां सुनाता है, और उसके बारे में भी बहुत अच्छे से वर्णन जो है हृदय स्पर्शी चित्रण जो है यहाँ पर लेखिका ने किया है। और किस तरह उसके मन में भी जो है देश प्रेम है, और वापस वह क्यों मतलब अनाथ होने पर भी जो है देश के लिए उसे लड़ने का एक मौका मिलता है तो वहां कैसे जाता है वहां पर, मतलब वो एक देश प्रेम उसके मन में था इसीलिए तो वहां चला जाता है, वापस लौट जाता है। उसके बाद तो वहां उनको नहीं देखते। तो ये सभी बातचीत जो है यहाँ पर क्या है लिखते जाते हैं चीनी फेरी वाला में। तो यहाँ पर क्या है हृदय स्पर्शी चित्रण जो है पर किया है उनकी जिंदगी का। तो नेक्स्ट है ताज। देखिए ताज मतलब ताज महल।
तो ताजमहल के बारे में रघुवीर सिंह जी ने बहुत ही अच्छे से लिखा है। इसमें किस तरह ताज जो है मतलब एक अलग दृष्टिकोण जो है वहां पर है। यहाँ पर शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, ये तो सभी जानते हैं। उसके पीछे जो भाव है, किस तरह क्या है, बहुत प्यार करने वाली जब पत्नी जो है मर जाती है, उसे छोड़कर चली जाती है, तभी उसके वियोग में कैसे वहां तड़पता है, मतलब उसे कैसे यहाँ पर लगता है, फिर बाद में कैसे वहां क्या करता है। मानव सहज गुण है, देखिए मनुष्य क्या है, हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि वो किसी ना किसी स्मृति को तो छोड़कर जाए, या फिर कोई स्मृति चिन्ह या फिर स्मारक जो है वहां छोड़कर जाए, ताकि पीछे जो है लोग मतलब उसके जाने के बाद भी जो है लोग उसे याद रखे, है ना। इसीलिए तो इसी की कोशिश में ये मानव सहज गुण है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी है, उसे पता है कि क्या है, वो हमेशा तो अमर तो नहीं रह सकता, मगर उसकी क्या है यहाँ पर कहानी अमर रह सकती है, उसके लिए वो कोई ना कोई स्मृति चिन्ह छोड़कर जाना चाहता है। तो ऐसे में इसी कोशिश में वह रहता भी है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर उसी कोशिश में कैसे यहाँ पर वहां ताजमहल की बात वहां सोचता है। फिर ताजमहल बनाने के बाद क्या है, सबको ताजमहल की वैभवता जो है दिखती है, मगर कैसे उसमें जो कब्र जो रहता है मतलब मुमताज के, उसे देखकर वहां शाहजहां को जो है कैसे दुख जो है पहुंचता है। तो सबके बारे में वर्णन जो है ताज में है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यहाँ देश एक है, क्या है पर, यहाँ देश के रामधारी सिंह दिनकर जी की कहानी। इसमें हम सभी एक है, मतलब ये भारत देश में जो भी लोग बसते हैं सभी एक है करके क्या है, एक राष्ट्रीय भाव से जो है भरी हुई एक लेख या फिर निबंध जो है यहाँ पर लिखते हैं। तो कितनी भी जाति धर्म का भेदभाव हो, कुछ भी हो, कितनी भी क्षेत्रीय यहाँ पर भेदभाव हो, उस सबके बावजूद भी कैसे यहाँ पर एकता जो है रहना जरूरी है। तो इसलिए हम सभी एक है, या फिर यह देश एक ही है करके यहाँ पर वहां लिखते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, हरिशंकर प्रसाद जी की है, यह बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेख है। तो इसमें क्या है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे, मतलब जैसे आप शीर्षक यहाँ पर देख सकते हैं, माता दिन करके जो एक इंस्पेक्टर है वह चांद पर जाता है, मतलब काल्पनिक कहानी के जरिए, क्या है, काल्पनिक कहानी के जरिए यहाँ पर जो वास्तविकता है उसे दर्शाने की यहाँ पर पूर्ण रूप से कोशिश किया है, और उसमें सफल भी हुए हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से मतलब चांद पर भी यही की तरह एक जीवन है। वहां पर चांद की सरकार से वहां की कानून मंत्री जो है पत्र लिखते हैं कि आपके भारत सरकार के पुलिस बहुत ही मुस्तैद है, तो ऐसे में किसी पुलिस को आप भेजिए, ताकि यहाँ की पुलिस मुस्तैद नहीं है, केस सॉल्व जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है थोड़ा सा ट्रेन कर सके करके। तो इसीलिए मतलब हमारे पुलिसों को प्रशिक्षित करने के लिए एक पुलिस भेजिए करके। तो ऐसे में यहाँ से माता दिन करके जो है एक भ्रष्ट अधिकारी जो है वहां जाता है, और क्या है वहां पर भी पुलिसों को जो है भ्रष्टाचार जो है कैसे करना, या फिर काम में बेईमानी जो है कैसे करना, ये सभी जो है वहां सिखाता है। मगर बाद में जो है यहाँ पर क्या है उसे लौटकर आना पड़ता है, मतलब जिस मंत्री ने उसे भेजा था उसी को, मतलब उसी ने जो है पर भारत देश को फिर से एक पत्र लिखकर फिर से आपकी पुलिस जो भी आपने भेजा है माता दिन को उसे वापस बुलवा लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो क्या क्या यहाँ पर हमारे पुलिस को सिखा रहा है, उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। पहले तो वो खुश हो जाते, बाद में एक एक करके नतीजा जब निकलता है उससे उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। मतलब क्या है, कोई भी यहाँ पर किसी की भी मदद करने के लिए नहीं जाता। कोई क्या है पर कत्ल हुआ है तो कोई उसके नजदीक उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश भी नहीं करेगा, कहीं उस पर ही क्या है पर कातिल होने का या फिर उसे ही गुनाहगार ना ठहराए करके। या फिर कहीं आग लग रही है, कोई घर जो है जल रहा है, तो उसे बुझाने के लिए भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं उल्टा उसी पर आग लगाने की या पर दोष जो है या फिर जो भी कंप्लेंट है वहां ना हो करके। या फिर कोई बच्चा पानी में डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं जा रहा है। पहले होते तो ये सभी मदद करने की भावना जो है हमारे लोगों में था, अभी लोग डर रहे पुलिस से, ताकि क्या है वही बच्चे को डुबो रहता करके उल्टा उसी पर केस फिट ना करे। इसीलिए मतलब सभी मानवीय मूल्य जो है वहां लुप्त हो रहे हैं, हमारी संस्कृति भ्रष्ट हो रहा है, मतलब कल्चर जो है वह नष्ट हो रहा है। तो इसलिए आपकी पुलिस को लेकर चले जाइए करके, मतलब वापस बुलवा लीजिए करके। तो इस तरह क्या करते हैं यहाँ पर व्यंग्य करते हुए, किस तरह यहाँ पर पुलिस भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था है उसके बारे में या फिर उस पर पूर्ण रूप से प्रकाश जो है इसमें डाला गया है। नेक्स्ट है बहता पानी निर्मल। देखिए बहता पानी निर्मल सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन मतलब अज्ञे जी के रचित निबंध है।
इसमें आगे जी जो है यहाँ पर किस तरह जो है असम की यात्रा करते हुए वहां एक जगह पर फंस जाते हैं, तो ऐसे में बाद में वहां से कैसे निकलते हैं उसी के बारे में वर्णन है। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर ययावर की वृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। मतलब ये आगे जी एक बहुत अच्छे ययावर थे, मतलब यात्री थे, हमेशा सफर करना ही जो है वहां पसंद करते थे। तो ययावर की वृत्ति मतलब दो तरीके का यहाँ पर क्या है ययावर होते हैं। एक यात्री लोग कैसे रहते हैं कि सब कुछ पहले प्री प्लान करके, हाँ हमें यहाँ जाना है, इतने तारीख को जाना है, ऐसे जाना है, ये सब ये सभी प्लेसेस जो है देखने हैं, फिर वापस लौटना है। तो यहाँ तक पूरा रूप से जो है जो भी है उसका प्लान करके प्री प्लान करके जो है वहां जाते हैं यात्रा के लिए, मतलब किसी भी सफर के लिए निकलते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, अकेले हो, या फिर मित्रों के साथ, या फिर घर वालों के साथ। और एक ययावर जैसे अज्ञे जी है, मतलब क्या है कहीं भी जो है उनका मन चाहता है वहां निकल जाते हैं। मतलब कहते घर से निकलते समय कहते एक जगह है, फिर वहां पर क्या है रेलवे स्टेशन में जाने पर या फिर बस तक जो है यहाँ पर जाने पर वहां से और कोई प्लेस डिसाइड करते, मतलब सब कुछ अचानक, पहले से कोई प्लान नहीं करते यहाँ पर। तो जहां पर उनका दिल चाहता है वहां निकल जाते हैं, और पहले की तरह कोई भी प्री प्लान नहीं, मतलब कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कब लौटना है, सभी कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही ययावर अज्ञे जी थे, बचपन से ही उनको नक्शा देखने की यहाँ पर शौक थी। तो ऐसे में वो भी है, और उसके साथ साथ काल्पनिक रूप से भी वो नक्शा देखते हुए क्या करते हैं यहाँ पर सफर करते ही रहते हैं करके वो भी कहते हैं। तो क्या है यहाँ पर बहुत ही अच्छे ययावर की एक प्रवृत्ति जो है बहता पानी निर्मल में किया गया है, क्योंकि बहता पानी निर्मल, देखिए जो बहता हुआ पानी है वही निर्मल होता है, मतलब शुद्ध होता है। ऐसे ही मनुष्य को जो है बहते रहना चाहिए करके। नेक्स्ट है हम क्या है, देखिए विद्या निवास मिश्रा जी की जो है यहाँ पर लेख है, इसमें हम क्या है करके प्रश्न है। मतलब अगर किसी से अगर हम पूछेंगे तो क्या जवाब आ सकता है, कोई कह सकता है कि क्या है यहाँ पर हम स्त्री है, हम पुरुष है, या फिर हम इस गांव से है, हम उस शहर से है, हम इस जाति से है, हम उस धर्म से है ना। तो ऐसे में ये सभी छोड़कर अगर सिर्फ एक ही उत्तर मिलता कि हम मनुष्य है, हम मनुष्य है करके, तो कितना अच्छा होता। अगर सभी लोग सिर्फ एक ही उत्तर दे सकते होते तो कितना अच्छा होता, मतलब सभी मनुष्य है, सभी एक ही है, तो सभी एक समानता जो है वहां पर रहेगी। तो इसी पर यहाँ पर विमर्शा जो है उन्होंने किया है। नेक्स्ट, स्त्री जो महज एक त्वचा है, देखिए सुदेश पचौरी जी ने लिखा है स्त्री महज एक त्वचा है, मतलब विज्ञानों पर आधारित, मतलब विज्ञापन जो रहता है, विज्ञापन करते पर क्या है एडवर्टाइजमेंट। किस तरह आजकल एडवर्टाइजमेंट में जो भी लड़कियों को दिखाते हैं या फिर दर्शाते हैं या फिर कैसे प्रोडक्ट सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देते हैं, चाहे एक साबुन की हो या फिर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट की हो। तो यहाँ पर कैसे जो है अगर क्या है सनस्क्रीन लोशन की हो या फिर साबुन या फिर और भी परफ्यूम या फिर जो भी हो, मतलब त्वचा को चमकदार बनाए, मतलब वहां पर क्या दिखाते हैं, या फिर सीरियल्स में हो या फिर मूवीज में हो, मतलब लड़की मतलब भी सुंदर और उसका चेहरा चमकदार होना चाहिए, चमकदार और कोमल जो है उसका स्किन यहाँ पर होना चाहिए। देखिए स्त्री जो महज त्वचा है, त्वचा मतलब क्या है स्किन, मतलब आज की आधुनिक विज्ञापनों ने, आधुनिक समाज ने क्या कर दिया है, स्त्री को एक त्वचा में तब्दील कर दिया है। मतलब जिस स्त्री की अपर त्वचा कोमल और सुंदर चमकदार रहता है तो वही जो है स्त्री अच्छी है, मतलब हर कोई जो है यही चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है त्वचा का सुंदर दिखना मतलब ऊपरी या फिर बाह्य सौंदर्य की बात है, जो पहले या फिर हमारी यहाँ पर संस्कृति कैसी है कि हम आंतरिक सौंदर्य को ज्यादा महत्व देते आ रहे थे अब तक, है ना। मगर 19वीं सदी में क्या हो गया, यहाँ पर पाश्चात्यों की जो एक संस्कृति है, मतलब वहां पर ज्यादातर क्या है औरतों को उतना मतलब उनकी त्वचा को उतना महत्व यहाँ पर मिलता था। मगर बाद में धीरे धीरे करके क्या है यहाँ पर भी क्या है वैसे ही लोग सोचने लगे, स्पेशली अभी विज्ञापनों की वजह से। तो और भी जो है यहाँ पर संपूर्ण रूप से लड़की हो या फिर लड़के हो सभी, मतलब लड़की हो तो वो चाहते हैं कि हाँ मैं भी ये क्रीम लगाऊंगी तो सुंदर दिखूंगी, या फिर ये लोशन लगाऊंगी या फिर ये साबुन लगाऊंगी तो क्या है मेरा भी त्वचा अच्छा रहेगा। और लड़के भी ऐसे चाहते हैं कि क्या है ऐसी ही लड़की हमारे जिंदगी में आए, मतलब सिर्फ बाह्य सौंदर्य को महत्व जो है मिल रहा है। तो आंतरिक सौंदर्य गुणशील जो भी है उस सबको जो है महत्व
कम होता जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नई क्रांति की दस्तक गुणाकार मूले जी ने लिखा है। देखिए जैसे शीर्षक में ही है, कंप्यूटर के बारे में इसमें है, मतलब कैसे एक नई क्रांति की दस्तक के रूप में कंप्यूटर है करके वो कहते हैं। पर मनुष्य क्या है यहाँ पर, उसकी पहली क्रांति ही जो है यहाँ पर कृषि की क्रांति है। किसकी क्रांति? कृषि की क्रांति, मतलब फार्मिंग करना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रौद्योगिक क्रांति। प्रौद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? इंडस्ट्रियल, है ना। तो उसमें जो है पर एक नई क्रांति जो है करता। अभी तीसरी क्रांति ही जो है यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर है। उसकी वजह से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुंच गया है उसके बारे में, और कंप्यूटर के क्या है यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक गुण जो भी है उस पर भी जो है प्रकाश डाला गया है। तो ये रहे आपके जो भी निबंध विचार रचना है उस किताब में जो भी यहाँ पर पाठ है उसके बारे में संक्षिप्त रूप में विवरण। तो ऐसे में आगे देखिए यहाँ पर यूनिट 4 के अंतर्गत कार्यालयी हिंदी है जिसमें पत्र व्यवहार है। तो पत्र व्यवहार कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत क्या है? पर पत्र व्यवहार है। पत्र व्यवहार में भी जो है पर पत्र किसे कहते हैं और पत्र व्यवहार के या फिर पत्र के जो भी यहाँ पर कितने भाग है उसमें भी स्पेशली आपको व्यावसायिक व वाणिज्य पत्र है। तो व्यावसायिक व वाणिज्य पत्र मतलब क्या है, उसमें कितने भेद है, तो उन सब के बारे में यहाँ पर आपको जानना है। देखिए उसमें यहाँ पर व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत पत्र किसे कहते हैं आप सभी को पता है ना। तो ऐसे में प्रमुख रूप से पत्र के दो ही भाग हैं। कौन से है? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, है ना। मगर यहाँ पर औपचारिक पत्र के अंतर्गत फिर से दो विभाजन होता है, मतलब प्रमुख रूप से 3 विभाजन किया गया है। क्या है यहाँ पर? पारिवारिक पत्र या फिर सामाजिक पत्र, वो अनौपचारिक पत्र हो गया। वही औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर जो हम कहते हैं उसके अंतर्गत फिर से 2 विभाजन। क्या है यहाँ पर? वाणिज्य व व्यावसायिक पत्र, सरकारी व शासकीय पत्र करके। तो वाणिज्य व व्यावसायिक पत्र ही जो है यहाँ पर आपको पढ़ना है डिटेल में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्रिका का ढांचा, मतलब कैसे जो है यहाँ पर आपको 60 अंक के लिए प्रश्न जो है पूछेंगे। देखिए अभी निबंध विचार रचना मैंने बताया ना, तो ऐसे में उस पुस्तक से मतलब जो भी 12 कुल निबंध है जिसके बारे में अभी कुछ समय पहले हमने देखा, तो ऐसे में 40 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। कितने अंक के लिए? 40 अंक के लिए। तो ऐसे में नेक्स्ट देखिए कार्यालय हिंदी पत्र व्यवहार जो है उससे 20 अंक के लिए जो है प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे जो है वहां प्रश्न पूछेंगे करके। तो यहाँ पर पहला है क्वेश्चन नंबर 1 करके है, देखिए मतलब फर्स्ट मेन में आपको क्या पूछेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या है 10 जो है मतलब 10 प्रश्न रहते हैं, मतलब सभी 1-1 अंक के प्रश्न है, तो सभी के सही उत्तर देने पर 10 अंक आपको मिलेगा। मतलब 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय मतलब क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स जो है रहते हैं, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनकर लिखना पड़ेगा। तो ये सभी सिर्फ क्या है यहाँ पर 10 प्रश्न भी जो निबंध रहते हैं उन्हीं में से प्रश्न जो है निकाल कर आपको पूछेंगे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब सप्रसंग व्याख्या जो है, सप्रसंग व्याख्या। देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न जो है पूछ कर रहते हैं, तो उसमें 2 जैसे यहाँ पर आप लोगों को पता होगा पीयूसी में सभी जैसे यहाँ पर एफए स्कूल में भी कैसे यहाँ पर संदर्भ स्पष्टीकरण आप लिखते थे, तो वैसे ही सप्रसंग व्याख्या जो है मतलब वही प्रसंग वही व्याख्या, मतलब यहाँ पर स्पष्टीकरण जो आप लिखते थे उसी के बदले में यहाँ पर व्याख्या करके लिखना है और विशेषता करके लिखना है। तो 5 अंक के लिए रहता है। तो यहाँ पर अगर 2 लिखना है ऑप्शन रहता है वहां पर 4 प्रश्न में से किसी 2 को यहाँ पर अटेंड करना है, अगर 2 सही उत्तर के लिए यहाँ पर 10 अंक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अभी सेक्शन बी में यहाँ पर थर्ड मेन है। थर्ड मेन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मतलब संक्षिप्त में उत्तर लिखना। कैसे लिखना है? संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। 7 प्रश्न रहते हैं, आपको 4 प्रश्नों का उत्तर वहां पर लिखना है। क्या है? 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर ही आपको लिखना है। तो ये भी मतलब अभी तक तीनों जो है चाहे 1 मार्क के लिए हो या फिर सप्रसंग व्याख्या हो या फिर अभी क्या है ये संक्षिप्त में उत्तर लिखना हो, ये सभी जो है यहाँ पर आपको सिर्फ विचार निबंध रचना जो है निबंध विचार रचना जो टेक्स्ट बुक है उसी में से मतलब कुल 12 जो निबंध है ना उन्हीं में से प्रश्न जो है पूछेंगे। तो यहाँ पर अगर 4
सही प्रश्नों का जवाब आपने दिया तो 5-5 एक-एक प्रश्न के लिए है, तो ऐसे में 20 अंक जो है आप प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे टोटल 40 से पहले बताते हैं ना कि टोटल 40 मतलब 10-10 और 20, यहाँ पर 20 मतलब 40 अंक जो है उस पुस्तक से आपको प्रश्न जो है पूछेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ में एस्से टाइप आंसर क्वेश्चन, निबंध प्रकार के प्रश्न। क्या है? निबंध प्रकार के प्रश्न। तो 10-10 अंक के पर 2 प्रश्न मतलब 4 प्रश्न आपको वहां पर रहेगा क्वेश्चन पेपर में। 4 में से यहाँ पर आपको ऑप्शन रहता है कोई भी 2 जो है सही उत्तर यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ऐसे में 20 अंक जो है प्राप्त करेंगे मतलब 10 मार्क्स। क्या है? हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक है, तो 2 सही उत्तर आपको लिखना है तो 20 अंक के लिए। तो यहाँ पर यूनिट 4 से 20 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए जो है 2 प्रश्न जो है आपको अटेंड करना पड़ेगा। 4 प्रश्न वहां पर पूछ कर रहे थे। तो इस तरह क्या है 60 मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, प्रश्न पत्रिका जो है रहता है क्वेश्चन पेपर, है ना। तो बाकी 40 मार्क्स के लिए क्या है यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन मतलब इंटरनल्स जो आपको करेंगे क्या है 15-15 30 अंक के लिए। फिर इसके बाद क्या है सेमिनार या फिर जो भी हो यहाँ पर उसके लिए जो है यहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट वर्क दे या फिर जो भी दे तो उसके लिए 10 अंक मतलब कुल 40 अंक। क्या है? कुल 40 अंक जो है यहाँ पर है। तो इस तरह कुल 100 अंक के लिए आपको इस तरह यहाँ पर डिवाइड जो है किया गया है। तो ये रही इस बार फर्स्ट सेम बीसीए के लिए हिंदी पाठ्यक्रम, और उसके बाद कैसे जो है यहाँ पर प्रश्न पत्रिका आपको दे सकते हैं और 100 अंक के लिए कैसे मार्क्स डिवाइड किया गया है, इस सब के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है वो पीयूसी की तरह या फिर स्कूल की तरह यहाँ पर नहीं रहता है आगे से। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सभी पार्टों को समझना है, कोई क्वेश्चन एंड आंसर रट्टा नहीं मारना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, हर एक पार्ट को जो है यहाँ पर देखना है, उसे एक्सप्लेनेशन जो भी रहता है उसे अच्छे से समझना है। बाद में जैसे भी आपको प्रश्न पूछे वहां पर उसके रिलेटेड आंसर जो है पर लिखना है, तभी आप अच्छे से यहाँ पर अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।